हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत्र है। तो हमने इंटेस्टाइन को दो पार्ट में स्टडी किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमने लार्ज इंटेस्टाइन की बात करनी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने बात कर ली यहाँ पर, जिसमें छोटी आंत्र को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जाजुनम और इलियम। तो उसका पूरा मैकेनिज्म और उसकी एनाटॉमी हमने स्टडी की। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत्र की। देखें कि जब बड़ी आंत्र की बात आती है तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि बड़ी आंत्र का मतलब यहाँ पर लंबाई से अभिप्राय नहीं है। लंबाई तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, लेकिन उसका व्यास कम होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। तो पहला बिंदु आपको यही ध्यान में रखना है कि डायमीटर इज मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट मीन्स जो व्यास है वो छोटी आंत्र से अधिक होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। दूसरा, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, वो लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत्र की लंबाई कितनी? 1.5 मीटर होती है, और जबकि छोटी आंत्र की लंबाई लगभग 3 मीटर के आसपास होती है ना। तो ध्यान में रखें, लंबाई किसकी ज्यादा है? छोटी आंत्र की। डायमीटर किसका ज्यादा है? बड़ी आंत्र का, है ना। डायमीटर किसका कम है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में अगर बात करें तो इस लार्ज इंटेस्टाइन को हम यहां पर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आ जाता है सीकम, दूसरा कॉलन, तीसरा रेक्टम। सीकम को हम कहते हैं उंडुक। क्या कहते हैं? उंडुक। कॉलन को हम कहते हैं बृहदात्र, और जो रेक्टम है उसे हम कहते हैं मलाशय। तो यानी बड़ी आंत्र को कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? एक है उंडुक, एक है बृहदात्र, और तीसरा है आपका मलाशय। और इंग्लिश में याद रखें तो आपका सीकम, कॉलन और रेक्टम। बात करते हैं सीकम। तो सीकम एक प्रकार की अंधनाल है। ब्लाइंड सेक को हम क्या कहते हैं? अंधनाल। तो ध्यान में रखें, एक प्रकार की क्या है? अंधनाल। और जो इलियम है वो इसी सीकम के अंदर आकर खुलती है। तो पहला पॉइंट क्या है? इलियम किस में खुलती है? सीकम में खुलती है। किसके थ्रू खुलती है? तो एक वाल्व उपस्थित होता है जिसको कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। कौन सा वाल्व या कौन सी स्फिंक्टर होती है? इलियोसिकल स्फिंक्टर या इलियोसिकल वाल्व कह सकते हैं आप। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसी सीकम वाले या उंडुक भाग के अंदर एक अंगुली नुमा प्रवर्ध निकला हुआ होता है। उस अंगुली नुमा प्रवर्ध को कहते हैं क्रमी रूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या आप हिंदी में कह सकते हैं क्रमी रूपी परिशेषिका। ये क्रमी रूपी परिशेषिका क्या काम करती है? तो क्रमी रूपी परिशेषिका सामान्यतः चारण पशुओं के अंदर, ग्रेजिंग एनिमल जो होते हैं ना, घास फूस चरने वाले, उन प्राणियों के अंदर ये क्रमी रूपी परिशेषिका सेलुलोज के पाचन के लिए उत्तरदायी होती है। क्योंकि हम कच्ची घास फूस नहीं खाते हैं तो हमारे अंदर सेलुलोज के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन उन प्राणियों में सेलुलोज के पाचन की आवश्यकता होती है, तो उसमें यह एक सक्रिय अंग के रूप में उपस्थित होता है। जबकि हमारे शरीर में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या क्रमी रूपी परिशेषिका एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है, यानी इसका कोई फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसको काट कर पृथक भी कर दिया जाए तो हमारे शरीर पर कोई इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और होता है, कहते हैं ना कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन में क्या होता है, इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को काट कर क्या कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्यों? कभी कभार भोजन के कोई कण
जब इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में चले जाते हैं तो दर्द उत्पन्न होता है, तो उसी कंडीशन में अपन कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन का मतलब यहां पर है कि इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को यहां से क्या करना, रिमूव करना। तो ये थी बात किसके बारे में, सीकम के बारे में। फिर आ जाता है दूसरा बृहदात्र या कॉलन। एक चौड़ी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये जो चौड़ा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको हमने कॉलन या बृहदात्र कहा है, ठीक है ना। और इसको कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं, 4 भागों में। देखो, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। हम इसे आरोही बृहदात्र, अनुप्रस्थ बृहदात्र, अवरोही बृहदात्र और वक्र बृहदात्र या सिग्मोइड बृहदात्र के नाम से जानते हैं। और साथ में इसमें बहुत बड़े बड़े पाउच के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम होस्ट्रा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट्रा, ठीक है ना। और इसमें एक पूरे कॉलन के अंदर फैली हुई एक पतली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं टेनिया कोलाई। क्या कहते हैं, टेनिया कोलाई। और अंतिम आ जाता है आपका रेक्टम या मलाशय, जहां अपचित भोजन का संग्रह या मल का क्या होता है, संग्रह होता है, ठीक है ना, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और इसमें भी मल त्याग के लिए 2 प्रकार की स्फिंक्टर या 2 प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती हैं। एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो ये तो एक बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन था थोड़ा सा। अब इसी पोर्शन को आपको यहां पर एक भी पॉइंट जो है रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये 3-4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला, डायमीटर ज्यादा होता है, दूसरा लेंथ जो है वो 1.5 मीटर होती है और तीसरा पॉइंट आपको इसके 3 भाग। बाकी तीनों भाग के बारे में जो डिटेल है वो आपको कहां मिल जाएगी, डायग्राम में। तो डायग्राम को अच्छी तरीके से समझें, अच्छी तरीके से बनाएं, अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना सीखें, यही आपकी थ्योरी है। तो देखें, ये रही आपकी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन को आपने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला आ जाता है आपका सीकम, दूसरा ये रहा कॉलन और तीसरा रहा ये आपका रेक्टम, ठीक है ना। सीकम, कॉलन और रेक्टम, जिसे आप कहते हैं क्रमशः उंडुक, बृहदात्र और मलाशय। अब सबसे पहले देखो कि हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जब डायग्राम पढ़ा था उसमें भी मैंने ये चीजें आपको बताई है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर अंदर की तरफ, जो आपकी जैजुनम और इलियम जो अंदर की तरफ यहां पर कुंडलित अवस्था में पाई जाती है, यहां पर जो अंत में जो अंत भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, इलियम। ये इलियम सीकम वाले बृहदात्र के या बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में खुलती है एक स्फिंक्टर या एक वाल्व के थ्रू, जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं इसको, इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल अवरोधनी। क्या करती है, देखो, इलियो वर्ड किसके लिए, इलियम के लिए, सिकल वर्ड किसके लिए, सीकम के लिए। तो दोनों के बीच में है, इसलिए आपने कह दिया इलियोसिकल वाल्व। क्या काम करती है, ये वही भोजन की विपरीत दिशा में प्रवाह को रोका जाता है इसके द्वारा, कि यानी जो भोजन बड़ी आंत में आ गया वो पुनः इलियम में ना जाए, इसके लिए ये स्फिंक्टर या ये चेक पॉइंट आप कह सकते हो, चेक पोस्ट आप कह सकते हो, एक अवरोधनी कह सकते हो, इलियोसिकल वाल्व के रूप में उपस्थित होती है। अब आ जाते हैं अपन सबसे पहला पोर्शन आपका सीकम। तो सीकम एक अंधनाल वाला भाग है और इसके अंदर हमने क्या बात की कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, एक जो आपको अंगुलीनुमा प्रवर दिख रहा है इसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो अभी मैंने आपको बता दिया किसके पाचन के लिए, ये सेलुलोज के पाचन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन मानव में, इन ह्यूमन बीइंग्स, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी एक अवशेषी अंग के रूप में या अक्रियात्मक या नॉन फंक्शनल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। यहां से देखो, यहां से एक पतली लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो पूरे कॉलन में फैली हुई होती है जिसे हम कहते हैं टेनिया कोलाई। क्या कहते हैं इसे, टेनिया कोलाई के नाम से जाना जाता है। और फिर आ जाता है सीकम के बाद में दूसरा पोर्शन इसका कॉलन। तो कॉलन के कितने पार्ट थे, 4 पार्ट हैं। देखो, इसे हम कहते हैं आरोही कॉलन। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं आरोही कॉलन। इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ कॉलन या अनुप्रस्थ बृहदात्र आप कह सकते हो। इसे हम कहते हैं अवरोही
बृहदात्र, और एट लास्ट आपका आ जाता है ये सेगमोइड या वक्र बृहदात्र, है ना। तो यहां पर देखें आरोही कोलन, भोजन ऊपर की ओर चढ़ता है तो क्या हुआ, आरोहण हुआ, तो इसलिए आपने क्या कह दिया इसको, आरोही कोलन। भोजन जो है वो अनुप्रस्थ दिशा में यानी ट्रांसवर्सली फ्लो कर रहा है तो आप इसको क्या कह देंगे, ट्रांसवर्स कोलन। भोजन नीचे की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग या अवरोही कोलन। और यहां पर ये एक वक्रित भाग है, घुमावदार भाग है, इसलिए हमने इसको कह दिया सेगमोइड कोलन। तो कॉलन में कोई खास बात नहीं, कॉलन में आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो एक चौड़ी अधिक व्यास वाली ट्यूबुलर यानी नलिकाकार संरचना है, और इस नलिकाकार संरचना को 4 पार्ट में 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन और वक्र कोलन। इसकी पूर्ण लंबाई में एक पतली नलिका रूपी संरचना फैली हुई होती है जिसको बोलते हैं टीन या कोलाई, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पाउच के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन पाउच के समान संरचनाओं को होस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको, होस्ट्रा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखो, ये तो थी बात किसके बारे में, आपकी सीकम और कोलन के बाद। उसके बाद में एक लास्ट पोर्शन आता है आपका रेक्टम। रेक्टम को हम कहते हैं मलाशय यानी मल का आशय, यानी जो अपचित भोजन है उस अपचित भोजन का या मल का संग्रह कहाँ होता है, तो मलाशय के अंदर होता है। कहाँ होता है, मलाशय में होता है। अब क्या होता है, देखो मलाशय से भोजन को त्यागने की प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं मल त्याग, इंग्लिश में कहते हैं डेफिकेशन, ठीक है ना। भोजन से जो मलाशय है उस मलाशय से अपचित भोजन या मल को क्या करना, रिमूव करना, डेफिकेशन या मल त्याग कहलाता है। अब देखिए रेक्टम से जो भोजन बाहर निकलता है या डेफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको 2 तरह की अवरोधनियां कंट्रोल करती है, एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को आप सम्मिलित रूप से एनाल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो इंटरनल होती है, आंतरिक जो अवरोधनी होती है वो होती है अनैच्छिक, नॉन वॉल्यूंटरी, यानी जिसके संकुचन और शिथिलन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता। और जो एक्सटर्नल है वो कैसी होती है, वॉल्यूंटरी होती है, यानी ऐच्छिक होती है। यानी हम जो मल का त्याग करते हैं वो मल का त्याग किसके माध्यम से, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के माध्यम से हो रहा है, यानी इसके संकुचन शिथिलन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण है लेकिन इंटरनल के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 तरह के स्फिंक्टर आपको ध्यान में रखने, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल कैसा, नॉन वॉल्यूंटरी या अनैच्छिक, एक्सटर्नल कैसा, वॉल्यूंटरी होता है। तो ये थी बात किसके बारे में, आपकी पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसकी एनाटॉमी में कोई खास बात नहीं, एनाटॉमी में वही आपको पॉइंट ध्यान में रखना है क्या, कि इसमें 4 स्तर, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा स्तर पाए जाते हैं यहाँ पर भी। लेकिन एक और पॉइंट आपको कि इस लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ जीवाणु जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया जो हैं वो सहजीवी के रूप में, सहजीवी संबंध के रूप में रहते हैं, ठीक है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं सहजीवी रूप में। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, डाइजेशन की प्रोसेस यानी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। कुछ एब्जॉर्प्शन जरूर होता है, एब्जॉर्प्शन किसका, कुछ वाटर का, कुछ ड्रग का, कुछ विटामिन का, इसको हम और भी डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपको खाली 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने की, यहाँ डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती और एब्जॉर्प्शन में कुछ ड्रग यानी कुछ औषधियों का, कुछ विटामिन्स का और जल का अवशोषण कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये थी बात आपकी एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज ये सब आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियां। देखिए पाचक ग्रंथियों की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियां, शरीर में पाचक ग्रंथियां क्या काम करती हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि विदाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। तो हमने स्टार्ट में ही स्टडी किया था कि आहार नाल
और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती है। तो आहार नाल को हमने मुख से लेकर गुदा तक पूरी की पूरी आहार नाल को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है। अब बारी आ जाती है आपकी किसकी, पाचक ग्रंथियों की। तो पाचक ग्रंथियों में किन किन को सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन सी ग्रंथियों के क्या क्या फंक्शंस हैं, है ना, वो किस तरीके से डाइजेशन में हेल्पफुल रहती हैं, तो उनकी हम बात करने वाले। तो सबसे पहले देखें, पाचक ग्रंथियों की बात करें तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर 3 पाचक ग्रंथियां, 3 प्रकार आप कह सकते हो पाचक ग्रंथियों के मिलते हैं। कौन कौन से, एक होती है आपकी लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा है आपका लीवर या यकृत, और तीसरा है पैनक्रियाज या फिर आप जिसे हम कह सकते हैं अग्नाशय। कितनी ग्रंथियां हैं, 3 ग्रंथियां आपको यहां पर मिलती है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में सलाइवरी ग्लैंड की, है ना, कि लार ग्रंथियां क्या हैं, कौन कौन से सिक्रेशंस होते हैं वगैरह, उन सब के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो देखें, सलाइवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथियां हैं वो कितनी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि लार ग्रंथियों की जो संख्या है वो होती है 3 जोड़ी। कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ध्यान में रखें, देखो बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, मुख गुहा में उपस्थित नहीं होती है, बल्कि मुख गुहा के बाहर उपस्थित होती है। इनका सिक्रेशन मुख गुहा में होता है, या इनसे जो डक्ट्स या जो नलिकाएं निकलती हैं, उन नलिकाओं की ओपनिंग कहाँ होती है, मुख गुहा के अंदर होती है। लार ग्रंथियां मुख गुहा में उपस्थित नहीं होती हैं, इस बात का ध्यान में रख लेना है आपको, ठीक है। तो यानी प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी, यानी मुख गुहा से बाहर उपस्थित होती हैं। और तीसरा सिक्रीट सलाइवा, किसका सिक्रेशन करता है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ठीक है। अब देखें यहां पर कि हम तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, उन तीनों प्रकार की ग्रंथियों के लक्षणों की बात कर लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार की लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो देखें, 1 पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, 1 पेयर ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और 1 पेयर ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में आप ध्यान रखें, इसे कहते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि, ठीक है ना, कर्णपूर्व ग्रंथि। इसे हम यहां पर कहते हैं अधोहनु ग्रंथि, और इसे हम कहते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। तो कितनी लार ग्रंथियां हो गई यहां पर, 3 जोड़ी, यानी एक जोड़ी कहां, एक जोड़ी आपकी पैरोटिड होगी, एक जोड़ी आपकी सब मैक्सिलरी होगी, और एक जोड़ी आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड उपस्थित होगी। 3 जोड़ी हो गई, यानी 3 इस साइड में होगी और 3 इस साइड में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब देखें, सबसे पहली चीज तो इसकी प्रेजेंस, इनकी उपस्थिति कहाँ होती है। तो मैं बोल रहा हूं, आप यहां पर इस टेबल को जो है वो हिंदी में फील कर सकते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखें, सबसे पहले प्रेजेंस आपकी यहां पर आपको ध्यान में रखना, एंटीरियर टू द ईयर लोब, कर्ण पिन्ना के आगे की ओर, कर्ण पिन्ना के आगे की ओर उपस्थित होती है, यानी यहां पर इस जगह उपस्थित होती है। ये रही आपकी पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशनिंग, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है आपकी जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, वो कहां प्रेजेंट होती है, ऑन द जॉइंट ऑफ बोथ जोस, दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर, दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर आपको कौन सी मिलेंगी, सब मैक्सिलरी। तो जबड़े का संधि स्थल कहाँ, यहां आ जाता है, ये जबड़े का संधि स्थल है ना, ये ऊपर वाला मैक्सिलरी बोन हो गई, ये आपका मैंडिबल बोन हो गया, दोनों यहां पर आकर जॉइंट होते हैं। तो ये इस जगह आपको कौन सी मिलेगी, आपको मिलेगी सब मैक्सिलरी मिलेगी। और नेक्स्ट आ जाता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड एट द फ्लोर ऑफ माउथ बिलो टंग, यानी टंग के नीचे, यानी इस जगह नीचे की तरफ, जिह्वा के नीचे की तरफ। और फ्लोर का मतलब क्या हो गया, मुख गुहा का फर्श,
आप यहाँ पर बता सकते हो मुख गुहा के फर्श पे जिह्वा के नीचे की ओर उपस्थित। तो तीनों की पोजीशनिंग हो गई। साइज आप देख सकते हैं, ये बड़े आकार की होती है, ये मध्यम आकार की होती है, और ये जो है वो सबसे छोटी होती है। ध्यान में रखें, सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है? तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है, और अगर सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो स्मॉलेस्ट है। फिर उसके बाद में देखें इनसे निकलने वाली नलिकाएं, डक्ट्स के नाम, ठीक है ना। तो कौन कौन सी डक्ट? पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट को हम कहते हैं स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन नलिका, ठीक है। जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकल रही है उसे वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स नलिका के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड से निकलने वाली है उसे हम कहते हैं रिवीनस नलिका। तो इनसे निकलने वाले, क्योंकि एक तरीके से ये डक्टियस ग्लैंड है, यानी नलिका वाली ग्रंथियां, जिनको आप एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, है ना। ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है डक्टलेस और एक होती है डक्ट वाली, ठीक है। तो डक्टलेस का मतलब होता है जिनके अंदर नलिकाएं अनुपस्थित होती है, और वो कौन सी होती हैं? सारी की सारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि हो गई, हाइपोथैलेमस हो गई, थायराइड हो गई, एड्रिनल हो गई, है ना। ये सारी की सारी ग्रंथियां में कोई नलिका उपस्थित नहीं होती। लेकिन जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वही स्रावी ग्रंथियां, वो सारी की सारी डक्ट वाली, तो ये किस में आ जाती है? जहां नलिका है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लेना कि पैरोटिड ग्लैंड की नलिका स्टेंसन है, मैक्सिलरी की वार्टन्स है, और सबलिंगुअल की रेविनस नलिका है। इनकी ओपनिंग कहाँ होती है? यानी ये जो नलिकाएं हैं ये लार ग्रंथियों से निकलकर मुख गुहा में कौन सी जगह खुलती है? तो देखें, ये खुलती है आपकी वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जो, यानी ऊपरी जबड़े के प्रकोष्ठ में। अब प्रकोष्ठ क्या होता है? प्रकोष्ठ होता है मसूड़ों और गाल के बीच का जो स्पेस होता है उसको आप क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी मसूड़ों और गाल के बीच का, आगे की तरफ ले तो आप होठ और मसूड़े के बीच का जो स्पेस है, जो खांचा है दोनों तरफ ऊपर और नीचे, उसको आप क्या कहेंगे? प्रकोष्ठ कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जो, यानी ऊपरी जबड़े के जो प्रकोष्ठ हैं उसमें कौन खुलता है? स्टेंसन डक्ट खुलती है, ठीक है। उसके बाद में देखें, ये रहा आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ होती है? बिहाइंड दी लोअर इंसाइजर, निचले इंसाइजर के पीछे, निचले कृतनक, कृतनक के पीछे। अब जो कृतनक है, आपके जो चार आगे के नीचे के दांत है ना, नीचे के जो चार आगे के दांत हैं, वो उनके जस्ट पीछे की तरफ आप फील करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सलाइवा या वाटरी सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, बार बार रिलीज होता है। तो क्यों? क्योंकि सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो 70% सलाइवा का सिक्रेशन करती है, और कहाँ होता है? निचले कृतनक के पीछे की तरफ। और उसके बाद में जो आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड है उसकी ओपनिंग हो जाती है ऑन वेंट्रल साइड ऑफ टंग इन ऑरल कैविटी, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ टंग इन ऑरल कैविटी, यानी मुख गुहा में। कहां देखो? मुख गुहा में जिह्वा की अधर सतह पर, जिह्वा की अधर सतह पर किसकी ओपनिंग होती है? आपकी डक्ट ऑफ रेविनस या सबलिंगुअल ग्लैंड की ओपनिंग। तो तीनों की ओपनिंग भी आपको पता चल गई। अब उसके बाद में सलाइवा का सिक्रेशन, कौन कितने प्रतिशत सलाइवा का सिक्रेशन करता है? तो देखें, पैरोटिड ग्लैंड से अप्रोक्सीमेट टोटल सलाइवा का 25% सिक्रेशन होता है, सब मैक्सिलरी से 70% सिक्रेशन होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड से कितने प्रतिशत? 5% सलाइवा का सिक्रेशन। आपको यह भी पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा सलाइवा कौन सिक्रेट करता है? तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सबसे कम सलाइवा कौन सिक्रेट करता है? सब लिंगुअल ग्लैंड। सबसे बड़े आकार की ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। सबसे छोटे आकार की कौन सी है? तो स्मॉल। सबसे ज़्यादा सलाइवा का सिक्रेशन कौन सी साइड पर होता है? तो निचले कृतनक के पीछे। कौन सी नलिका के द्वारा होता है? वार्टन्स डक्ट के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट करने वाली ग्रंथि का आकार मध्यम आकार की होती है।
कहाँ पाई जाती है? दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर। तो इस प्रकार से कहीं से कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको इस चार्ट से बाहर क्वेश्चन या इस बोर्ड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखें बात कर लेते हैं सलाइवा की। तो सलाइवा को देखें आप, सलाइवा की बात करें, सलाइवा है क्या, कंपोजिशन क्या होता है, पीएच क्या होता है, कितना अमाउंट होता है। तो सबसे पहले देखें कि सलाइवा का जो सिक्रेशन है वो 1500 ml पर डे, यानी लगभग 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन सिक्रेशन होता है सलाइवा का, लार का। ठीक है, लार की पीएच क्या होती है? 6.8। इट मीन्स आप कह सकते हो इसको हल्की अम्लीय, लाइटली एसिडिक नेचर की होती है। अगर इसके संगठन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो कंपोजिशन में क्या क्या आ जाता है? देखो, कंपोजिशन में सबसे पहले इसमें जल की मात्रा होती है 99.5%। कितनी होती है? 99.5%। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? तो एंजाइम होते हैं टाइलिन एंजाइम, या इसी का दूसरा नाम है अल्फा अमाइलेज। टाइलिन या अल्फा अमाइलेज क्या काम करता है? ये करता है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है। अल्फा अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, माल्टोज में। अब देखिए, स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। और माल्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है। यानी पॉलीसेकेराइड को किसमें? डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रू दी अल्फा अमाइलेज या टाइलिन। लेकिन ये एक पॉइंट और ध्यान में रख लेना, मुख गुहा में पाचन कितना? तो 30% स्टार्च। भोजन में जितना भी स्टार्च है उसका 30% स्टार्च का पाचन कहाँ हो जाता है? मुख गुहा में ही हो जाता है। कौन करता है? तो अल्फा अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम करता है। एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको आप कहते हैं लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम जीवाणुओं की भित्ति को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं भोजन में अगर कोई जीवाणु है तो उसके इन्फेक्शन से, उसके संक्रमण से बचाने का काम किसके द्वारा होता है? लाइसोजाइम। ये जीवाणु की भित्ति को गला देता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद में इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स या आयन्स उपस्थित होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होता है। साथ में इसमें एंटीबॉडी उपस्थित होती है, आईजीए। आईजीए का पूरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन ए, क्या कहते हैं इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। एंटीबॉडी उपस्थित होती है और बहुत कम अमाउंट के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड भी उपस्थित होता है। बहुत लिटिल अमाउंट के अंदर यहाँ पर आपको यूरिया और यूरिक एसिड भी देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर हमको तीन टाइप के आपको ग्लैंड्स स्टडी करनी है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। आज हमने स्टडी किया है सलाइवरी ग्लैंड की। 3 जोड़ी पाई जाती हैं, बकल कैविटी के बाहर की ओर उपस्थित होती हैं। तीनों जोड़ी जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन, सलाइवा का कंपोजिशन क्या होता है उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो ये थी बात किसके बारे में? यहाँ पर आज डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड की। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लीवर और पैनक्रियाज को।